हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक नए चैप्टर का अध्ययन करेंगे और वो है हमारा मुगल काल। मुगल काल से संबंधित महत्वपूर्ण शासक बाबर के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। और पिछले पार्ट में हमने गुप्त काल का अध्ययन किया था और अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मुगल काल। दोस्तों, भारत में मुगल काल 1526 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक रहा था। लेकिन मेन मुख्य जो शासक हुए थे वो 1526 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक का ही महत्वपूर्ण है। 1526 में बाबर से लेकर 1707 औरंगजेब तक ये पहला काल रहा। फिर दूसरा 1707 ईस्वी से लेकर 1857 की क्रांति तक ये दूसरा काल रहा। इसमें बहादुर शाह प्रथम और 1857 की क्रांति के समय बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपको थोड़ी बेसिक जानकारी कि मुगल काल है वो 1526 से 1857 ईस्वी तक रहा और मुगल है वो तुर्क के चगताई वंश से संबंधित थे या तुर्क के चगताई शाखा से थे। मुगल है वो दो जातियों का मिश्रण थे, एक तो मंगोल और दूसरी थी तुर्क। मुगल शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है बहादुर। मुगल शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है बहादुर और मुगल वंश का संस्थापक था वो था मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर, जिसको बाबर के नाम से भी जानते हैं। देखिए, नोट डाउन करते हैं दोस्तों। मुगल तुर्क के चगताई शाखा से थे और मुगल है वो दो जातियों से थे, एक तो मंगोल और दूसरा तुर्क। मंगोल से तो इनकी माताजी थी और तुर्क इनके पिता उमर शेख मिर्जा थे। इनकी माताजी का नाम था कुतलुग निगार खान। और मुगल शब्द का शाब्दिक अर्थ देखते हैं क्या होता है। मुगल शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है बहादुर। अब देखिए, मुख्य मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। ठीक है दोस्तों, 1526 ईस्वी में इन्होंने मुगल वंश की स्थापना की थी। अब देखते हैं बाबर का सामान्य परिचय। बाबर का परिचय देखते हैं दोस्तों। बाबर का जन्म है वो 14 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगाना में हुआ था। इनके पिता उमर शेख मिर्जा, इनके पिता थे उमर शेख मिर्जा जो कि फरगाना के शासक थे। फरगाना के शासक थे। माता, इनकी माता थी कुतलुग निगार खान। कुतलुग निगार खान जो कि मंगोल जाति से थी। मंगोल थी और इनके पिता तैमूर वंश से थे। तैमूर या तुर्क वंश से, तैमूर वंश से थे।
ठीक है दोस्तों। अब बाबर, बाबर शब्द का क्या अर्थ होता है दोस्तों? बाबर, बाबर का शाब्दिक अर्थ होता है बाघ। बाबर का शाब्दिक अर्थ होता है बाघ। अब देखिए कि 14 फरवरी 1483 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था और 1494 ईस्वी में ये फरगना के शासक बने थे। मात्र 11 वर्ष की उम्र में बाबर था वो फरगना का शासक बना था। मात्र 11 वर्ष की आयु में बाबर सन 1494 ईस्वी में फरगाना का शासक बना। 11 वर्ष की आयु में फरगाना का शासक बना था और उनके ऊपर जिम्मेदारियां आ गई थी। अब देखिए दोस्तों, 11 वर्ष की उम्र में शासक बनने के बाद उनके महत्वपूर्ण शुरुआती अभियान सन 1497 ईस्वी में सबसे पहले इन्होंने समरकंद को जीता था, लेकिन थोड़े समय के लिए। थोड़े समय बाद में समरकंद फिर से गंवा दिया। उसके बाद में दोबारा 1501 ईस्वी में फिर से समरकंद को जीता, वो भी सिर्फ 8 महीनों के लिए फिर से समरकंद को गंवा दिया। उसके बाद में 1504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार किया, गजनी पर अधिकार किया, लेकिन वो क्या हुआ, थोड़े थोड़े समय बाद में इनके हाथ से निकलते गए। जैसे समरकंद को जीता तो उधर फरगाना में विद्रोह हो गया, काबुल को जीता तो समरकंद निकल गया। मतलब एक कोई स्थायी राज्य इनके हाथ में नहीं रहा। सबसे पहले समरकंद को जीता वो निकल गया, काबुल को जीता वो भी इनके हाथ से निकल गया, गजनी को जीता वो भी इनके हाथ में निकल गया, और रहा सहा इनका खुद का राज्य था फरगाना, वो भी इनके हाथ से निकल गया। मतलब इनके हाथ में शुरुआती अभियानों में कुछ भी नहीं लगा। अब इनकी स्थिति ऐसी हो गई कि ना इधर के और ना उधर के। बाबर के शुरुआती अभियान शुरुआती अभियान 1497 ईस्वी में सबसे पहले इनका शुरुआती अभियान था समरकंद को जीतना। 1497 ईस्वी में समरकंद को जीता, समरकंद को जीता, लेकिन थोड़े दिनों के लिए, थोड़े समय के लिए। फिर 1497 ईस्वी के बाद में 1501 ईस्वी में दोबारा समरकंद को जीता, वो भी केवल 8 महीनों के लिए। दोबारा समरकंद को जीता। केवल 8 माह के लिए। उसके बाद में इन्होंने 1504 ईस्वी में काबुल, ईस्वी में काबुल और गजनी को जीता। इनको जीतने के बाद में भी ये स्थायी तौर से इनको नहीं जीत सके, मतलब थोड़े थोड़े समय के लिए जीता। फिर उन्होंने समरकंद को गंवा दिया, काबुल को गंवा दिया और गजनी को भी गंवा दिया। और रहा सहा इनका खुद का राज्य था फरगाना, उनमें भी इनको विद्रोह है देखना पड़ा। अब इनकी स्थिति ऐसी हो गई कि इधर जाएं या उधर जाएं। फिर इनको भारत की तरफ से आक्रमण का न्योता मिला। देखते हैं एक बात ध्यान देने योग्य है कि 1507 ईस्वी में इन्होंने इन युद्धों के बाद में पादशाह की उपाधि धारण की थी।
पातशाह की उपाधि धारण की थी। इन विजयों के बाद में इन्होंने पातशाह की उपाधि धारण की थी, लेकिन ये विजय स्थायी नहीं थी। अब बाबर क्या होता है, घायल हुए शेर की तरह भारत की ओर बढ़ता है। भारत पर इनका सबसे पहला आक्रमण रहा वो 1519 ईस्वी में यूसुफजाई जातियों के विरुद्ध रहा, और उन्होंने भारत में सर्वप्रथम बाजौर और भेरा के किले को जीता था। ये बाबर का पहला आक्रमण रहा था, और भारत में बाबर को आक्रमण करने का न्योता सर्वप्रथम पंजाब के शासक दौलत खां लोधी, आलम खां और मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने दिया था। ये महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि सर्वप्रथम भारत में आक्रमण का न्योता किसने दिया था। उस समय दिल्ली पर इब्राहिम लोदी का शासक था, और मतलब आपस में सभी राजा ये चाहते थे कि दिल्ली से इब्राहिम लोदी है वो हटे, इसलिए राजाओं ने आपसी तालमेल से बाबर को कहा कि आप दिल्ली पर अधिकार करो, यहाँ लूटपाट मचाओ और फिर वापस अपने शासक अपने राज्य फरगाना में निकल जाओ। बाबर था वो इसी मौके की तलाश में था, क्योंकि वहाँ पर इनका जो भी आक्रमण हुआ वो सफल नहीं हुआ। वो ये सोच रहा था कि उस तरफ बढ़ने के बजाय भारत की ओर बढ़ा जाए। फिर उसने भारत की तरफ रुख किया और दिल्ली में इब्राहिम लोदी के विरुद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध किया। इब्राहिम लोदी मारा गया और दिल्ली की सल्तनत पर बाबर का राज हो गया। देखते हैं एक बार। बाबर का भारत पर आक्रमण। बाबर था वो सर्वप्रथम 1519 में भारत पर पहला आक्रमण किया, जिसमें बाजौर और भेरा के किले को जीता था। प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफजाई जातियों के विरुद्ध, यूसुफजाई जातियों के विरुद्ध किया तथा बाजौर और भेरा को जीता। भेरा को जीता। ये बाबर का भारत में प्रथम आक्रमण रहा। बाजौर और भेरा के किले को जीतने के बाद वह वापस अपने राज्य में चला गया था। फिर भारत में इनको आक्रमण करने का न्योता पंजाब के शासक दौलत खां लोधी, आलम खां और मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने दिया था। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोधी, आलम खान और मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने दिया था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कि जैसे ही बाबर भारत आया, सर्वप्रथम इब्राहिम लोदी से युद्ध किया और उसको मार गिराया। उसके बाद में मतलब राणा सांगा से युद्ध हुआ, खानवा का युद्ध, उसमें भी राणा सांगा की हार हुई। देखते हैं बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध।
बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। ठीक है दोस्तों, जैसे ही बाबर भारत आया उसने सर्वप्रथम दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी से युद्ध किया और वो युद्ध हुआ पानीपत का प्रथम युद्ध। भारत में बाबर का पहला युद्ध था पानीपत का युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कहलाया, पानीपत का प्रथम युद्ध। इसमें यह हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। पानीपत है दोस्तों हरियाणा में। ठीक है, 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था और इब्राहिम लोदी मारा गया था। बाबर विजयी हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी है वो मारा गया था और बाबर विजयी हुआ था। इस युद्ध की कुछ खास बातें हैं दोस्तों, जैसे प्रथम बार इस युद्ध में तुगलमा युद्ध नीति या उज़्बेक युद्ध नीति, दूसरा नाम है उज़्बेक युद्ध नीति का प्रयोग बाबर ने किया था। दूसरा, प्रथम बार तोपखाने का प्रयोग किया था। प्रथम बार तोपखाने का प्रयोग इस युद्ध में किया था। तोपखाने से याद आता है दोस्तों, तोपखाने की जो पद्धति थी वो थी रूमी पद्धति या उस्मानिया पद्धति। इस पद्धति से तोपों को इस तरह लगाया जाता था कि सीधे दुश्मनों की सेना पर गोला जा सके। तोपखाना था वो रूमी या उस्मानिया पद्धति से लगाया गया था। तोपखाने का प्रयोग हुआ था वो रूमी या उस्मानिया पद्धति से हुआ था और उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा बाबर के दो प्रमुख निशानेबाज या तोपची थे। इस युद्ध में उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां ये दो प्रमुख निशानेबाज थे, जिनकी बदौलत बाबर ने इस युद्ध में विजय प्राप्त की थी। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां प्रमुख निशानेबाज थे, जिन्होंने तोपखाने का प्रयोग किया था। और इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने चांदी के सिक्के बनवाए और अपनी प्रजा में बंटवाए। इसी उदारता के कारण बाबर को कलंदर की उपाधि धारण की। कलंदर की उपाधि बाबर ने धारण की थी। ये पानीपत के प्रथम युद्ध की महत्वपूर्ण बातें हुई। अब जैसे ही पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद मेवाड़ के शासक और पंजाब के शासक दोनों ने देखा कि बाबर थोड़े दिनों बाद में यहाँ से लूटपाट करके चला जाएगा, लेकिन बाबर वो स्थायी रूप से दिल्ली में रहने लगा। और यही बात मेवाड़ के शासक राणा सांगा को बुरी लगी कि हमने इनको न्योता दिया, युद्ध लड़ने में सहायता की और यही है वो मतलब दिल्ली का राजा बन बैठा है। तब उसने बाबर को युद्ध के लिए ललकारा और फिर दूसरा युद्ध हुआ जो कि खानवा का युद्ध कहलाया। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है दोस्तों कि खानवा के युद्ध से पहले बाबर ने एक युद्ध और लड़ा था जिसका नाम था बयाना का युद्ध। खानवा का युद्ध हुआ था दोस्तों 17 मार्च 1527 को। ठीक एक महीने पहले फरवरी 1527 में बाबर और राणा सांगा के मध्य एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है बयाना का युद्ध। उस युद्ध में बाबर की हार हुई थी।
ये आपको चैप्टर देखने को कहीं पर नहीं मिलेगा। वहां पर बाबर और राणा सांगा के मध्य युद्ध हुआ था और उस युद्ध में बाबर को हार मिली थी और राणा सांगा को विजय मिली थी। लेकिन उसके ठीक 1 महीने बाद बाबर था वो राणा सांगा से संधि शर्त के अनुसार आगे बढ़ा और छल के द्वारा खानवा का द्वितीय युद्ध हुआ और उस युद्ध में बाबर ने विजय प्राप्त करने के लिए अपने सैनिकों को जिहाद का नारा दिया, या तो मर जाओ या फिर दुश्मन को काट दो। इस्लाम अगर जिंदा रहेगा तो इस युद्ध के कारण ही जिंदा रहेगा। इसी जोश के साथ बाबर ने खानवा का युद्ध लड़ा था और खानवा का युद्ध लड़ने के बाद विजय होने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। गाजी की उपाधि, गाजी का अर्थ होता है काफिरों को मारने वाला या गैर इस्लाम जो भी होते हैं उनको मारने वाला होता है गाजी। गाजी की उपाधि धारण की थी। तो ये खानवा को जो युद्ध हुआ था ये राजस्थान और भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है, क्योंकि इसी युद्ध के कारण फिर राजस्थान में इस्लाम है या मुगल वंश का शासन बढ़ा, जिसको आगे हम देखेंगे कि जैसे हुमायूं, अकबर था वो राजस्थान में स्थायी रूप से रहने लगा। तो देखते हैं एक बार, पानीपत का युद्ध हुआ, उसके बाद में दूसरा है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध आपको अभी बताया है कि खानवा के युद्ध से पहले 1 महीने पहले बयाना का युद्ध हुआ था जिसमें बाबर की हार हुई थी। उसी हार का बदला लेने और अपनी संधि शर्त का छलावा के कारण उसने मेवाड़ के शासक राणा सांगा को बुलाया, लेकिन वहां पर उन्होंने सांगा के साथ छल किया और फिर परिणाम स्वरूप खानवा का युद्ध हुआ जिसमें बाबर विजयी हुआ। यह युद्ध हुआ था दोस्तों 17 मार्च 1527 ईस्वी को। राणा सांगा तथा बाबर के बीच। इसमें बाबर विजयी हुआ था। बाबर ने अपनी सेना में ऐसा जोश भर दिया कि जिहाद का नारा दिया कि इस्लाम है वो इस युद्ध के बाद अगर हार गए तो जीवित नहीं बचेगा। दुश्मनों को कैसे भी करो लेकिन हरा दो, मारो काटो, जो भी हो, कोई भी जैसे भी रास्ता मिले दुश्मनों को मार दो। इसी के कारण उनके सैनिक जोश में आए और बाबर विजयी हुआ था। इस युद्ध की महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों कि इस युद्ध को बाबर ने जिहाद घोषित किया था। इस युद्ध को बाबर ने जिहाद घोषित किया था। जिहाद मतलब धर्म युद्ध। जिहाद का अर्थ होता है धर्म युद्ध। और दूसरा है युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। गाजी का अर्थ होता है काफिरों को मारने वाला। काफिरों को मारने वाला गाजी की उपाधि धारण की थी। गाजी की उपाधि धारण की थी। खानवा के युद्ध के बाद, खानवा के युद्ध में दोस्तों चंदेरी का शासक था मेदिनी राय, जिन्होंने राणा सांगा की सहायता की थी। अब बाबर था वो चंदेरी पर भी अपना आधिपत्य जताना चाहता था, इसलिए उसने अगला आक्रमण किया चंदेरी पर। तो देखते हैं बाबर का तीसरा युद्ध। चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध, यह युद्ध हुआ था दोस्तों 29 जनवरी 1528 को। 29 जनवरी 1528 ईस्वी को चंदेरी के शासक मेदिनी राय, मेदिनी राय
और बाबर के बीच, जिसमें बाबर विजयी हुआ। और इस युद्ध में भी एक खास बात है कि इस युद्ध में भी सामने राजपूत शासक था, तो इस युद्ध में भी बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। इस युद्ध में भी बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का नारा दिया था। अब इस युद्ध के बाद में बाबर का अंतिम युद्ध था वो था घाघरा का युद्ध, जो कि 6 मई 1529 ईस्वी को अफगानों, जिसका नेतृत्व महमूद लोदी ने किया था, और बाबर के बीच हुआ, जिसमें भी बाबर विजयी हुआ। और ये बाबर का अंतिम युद्ध हुआ। देखते हैं बाबर का अंतिम युद्ध। चौथा युद्ध था वो था घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध, और यह युद्ध हुआ था दोस्तों 6 मई 1529। 6 मई 1529 ईस्वी को हुआ था। इसमें अफगानों और बाबर के बीच, और बाबर इस युद्ध में विजयी हुआ था। अफगानों का नेतृत्व किया था महमूद लोदी ने, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। और इस युद्ध में यह युद्ध बाबर का अंतिम युद्ध हुआ। कौन सा? घाघरा का युद्ध। ये था दोस्तों बाबर का सामान्य परिचय और बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। देखते हैं एक बार दोबारा। मुगल था वो चगताई शाखा से थे, और मुगल है वो 2 वंश से मिलकर बने थे। एक तो मंगोल और दूसरा है तुर्क। मंगोल से इनकी माताजी थी तुगलक निगार खान, और तुर्क थे इनके पिताजी उमर शेख मिर्जा। मुगल शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है बहादुर, और मुगल वंश का जो संस्थापक था वो था बाबर। और बाबर का पूरा नाम था मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर। बाबर का पूरा नाम था मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर। अब बाबर का परिचय देखते हैं। जन्म इनका 14 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगाना में हुआ था। पिता इनके उमर शेख मिर्जा थे, जो कि फरगाना के शासक थे, और ये तैमूर वंश से या तुर्क वंश से संबंधित थे। माताजी इनकी कुतलुग निगार खान, जो कि एक मंगोल वंश से संबंधित थी। बाबर का शाब्दिक अर्थ होता है बाघ। अब देखो, मात्र 11 वर्ष की आयु में सन 1494 ईस्वी में ये फरगाना के शासक बने। ठीक है, और फरगाना के शासक बनते ही इन्होंने मतलब अपनी महत्वाकांक्षा को बढ़ाया और आसपास के राजाओं पर नियंत्रण करना शुरू किया। तो इनके शुरुआती अभियान देखते हैं। सन 1497 ईस्वी में इन्होंने समरकंद को जीता, लेकिन थोड़े दिनों बाद में वो इनके हाथ से फिर निकल गया। फिर थोड़े दिनों बाद में 1501 ईस्वी में दोबारा समरकंद को जीता, लेकिन 8 महीने बाद में इससे निकल गया। उसके बाद में इन्होंने काबुल जीता, गजनी जीता, लेकिन धीरे धीरे वो सब इनके हाथ से निकलते गए। इनका खुद का राज्य था फरगाना, वहाँ पर भी इनके विरुद्ध विद्रोह हो गया। अब ना तो ये इधर के रहे ना उधर के रहे। फिर इन्होंने भारत की तरफ रुख किया। भारत की तरफ इनका सर्वप्रथम अभियान था वो 1519 ईस्वी में था। यूसुफ जातियों के विद्रोह को दबाने के लिए या यूसुफ जातियों के विरुद्ध इन्होंने प्रथम अभियान किया, और बाजोर को जीतने के बाद भेरा के किले को इन्होंने जीता, या बाजोर और भेरा पर इनका अधिकार हो गया। और भारत पर इनको प्रथम बार युद्ध करने के लिए निमंत्रण है वो पंजाब के शासक दौलत खां लोधी, आलम खां और मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने दिया था कि आप आइए, दिल्ली पर इब्राहिम लोधी काबिज है, उसको आप हराइए, यहाँ पर लूटपाट कीजिए और वापस अपने राज्य चले जाइए।
बाबर था वो भी बड़ा महत्वाकांक्षी था, उसको भी इसी मौके की तलाश थी कि क्यों ना भारत में जाया जाए। वो दिल्ली में आया, आते ही पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ जो कि जिसमें बाबर विजयी हुआ और इब्राहिम लोदी को मार गिराया। अब देखते हैं 1497 में समरकंद को जीता, लेकिन थोड़े समय के लिए। 1521 में दोबारा समरकंद को जीता, वो भी केवल 8 महीनों के लिए। 1504 ईस्वी में काबुल गजनी को जीता, उसके बाद में उसने फिर काबुल गजनी को गंवा दिया। 1507 ईस्वी में इन्होंने बादशाह की उपाधि धारण की थी। अब देखिए बाबर का भारत पर आक्रमण। प्रथम अभियान 1519 में यूसुफजाई जातियों के विरुद्ध किया था तथा बाजौर और भेरा के किले को जीत लिया। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण है वो पंजाब के शासक दौलत खान लोधी, आलम खान और मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने दिया था, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। और बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बाबर से कोई संबंधित चैप्टर आता है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण है बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। इनसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। देखिए प्रथम युद्ध है पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर है वो विजयी हुआ था। क्यों विजयी हुआ था? कि बाबर के पास तोपखाने थे और एक अच्छी युद्ध नीति थी, जिसको उज्बेक युद्ध नीति या तुगलमा युद्ध नीति के नाम से जानते हैं। इन्हीं के कारण बाबर है वो विजयी हुआ था। खास बातें देखते हैं। प्रथम बार तुगलमा युद्ध नीति या उज्बेक युद्ध नीति का प्रयोग किया था, जिसमें दुश्मनों को ये पता नहीं होता है। तुगलमा नीति वो होती है जिसमें दुश्मनों को ये पता नहीं होता है कि सामने वाला किस तरह से वार करेगा, मतलब चारों ओर से दुश्मनों को घेर दिया जाता है और फिर दुश्मनों को मारा जाता है। इसमें प्रथम बार तोपखाने का प्रयोग हुआ और तोपखाना है वो रूमी या उस्मानिया पद्धति से लगाए हुए थे, जिसमें दुश्मनों पर सीधा प्रहार हो सकता है। उस्ताद अली और मुस्तफा खां बाबर के प्रमुख तोपची थे, निशानेबाज थे, जिनकी बदौलत बाबर इस युद्ध में विजयी हुआ था। युद्ध में विजयी होने के बाद में उन्होंने चांदी के सिक्के चलवाए और अपनी प्रजा में बंटवाए। इन्हीं उदारता के कारण बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की थी। फिर जैसे ही पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, इब्राहिम लोदी मारा गया और दिल्ली की सत्ता पर बाबर की हुकूमत हो गई। अब राणा सांगा और दौलत खान लोधी ये सोचने लगे कि थोड़े दिन बाद में बाबर चला जाएगा, लेकिन बाबर नहीं गया। इस बात का पता इनको लगा और राणा सांगा ने फिर इनके विरुद्ध युद्ध का बिगुल बजा दिया। दोनों बाबर और राणा सांगा प्रथम बार खानवा के युद्ध में नहीं मिले थे दोस्तों, प्रथम बार मिले थे बयाना के युद्ध में। राजस्थान की जगह है बयाना, वहां पर इनका आमना सामना हुआ, जिसमें बाबर है वो हार हुई थी, बाबर की हार हुई थी दोस्तों। और उसके बाद में ठीक एक महीने बाद में खानवा नामक जगह पर 17 मार्च 1527 को दोबारा युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। मतलब प्रथम हार का बदला लेने और संधि करने का छलावा देने के बहाने मतलब बुलाया और फिर उन पर आक्रमण किया, और इसके कारण बाबर है वो विजयी हुआ था और राणा सांगा की हार हुई थी। बाबर की विजय का कारण यह था कि बाबर ने इस युद्ध को जिहाद धर्म युद्ध घोषित किया था, और इस युद्ध में जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि, काफिरों को मारने वाला गाजी की उपाधि धारण की थी और बहुत ही ज़्यादा नरसंहार या लूटपाट मचाई थी। उसके बाद में खानवा के युद्ध में चंदेरी का शासक मेदिनी राय था, वो राणा सांगा के साथ में था। अब राणा सांगा हारने के बाद में बाबर ने सोचा कि चंदेरी राज्य को भी जीता जाए। फिर चंदेरी का युद्ध हुआ, जो कि 29 जनवरी 1528 ईस्वी को मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था। बाबर ने इस युद्ध में भी जिहाद का नारा दिया और युद्ध को जीत लिया। अब आता है बाबर का अंतिम युद्ध, जो कि घाघरा का युद्ध हुआ था 6 मई 1529 ईस्वी को, और यह युद्ध हुआ था महमूद लोदी, जो कि अफगानों का नेतृत्व कर रहे थे, और बाबर के बीच। बाबर इस युद्ध में विजयी हुआ था और यह युद्ध था दोस्तों बाबर का अंतिम युद्ध। इतना दोस्तों आपको समझ में आया होगा। एकदम सटीक तरीके से और एकदम सही तरीके से आपको जानकारी है
वो बताई गई है। आप आराम से चाहो तो अपने नोट्स आराम से अपने रजिस्टर में तैयार कर सकते हो। किसी भी तरह की कोई भी जानकारी है वो बाबर से छुटी हुई नहीं है। सारे जो महत्वपूर्ण है जानकारियाँ हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे या पूछे गए वो आपको बोर्ड पर बताई गई है। ठीक है, अब चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। अब दोस्तों ये बाबर का अंतिम युद्ध साबित हुआ। इसके बाद में बाबर की मृत्यु हो गई। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हुई। बाबर की मृत्यु देखते हैं। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में मृत्यु हुई। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में मृत्यु हुई। प्रारंभ में इनके शव को आगरा के आगरा में आराम बाग जो कि बाबर के द्वारा बनाया गया था, आगरा के आराम बाग में इनको दफनाया गया। फिर इनकी इच्छा के अनुसार, इनकी इच्छा थी कि इनको काबुल में दफनाया जाए, तो इनकी इच्छा के अनुसार इनको दोबारा काबुल में दफनाया गया। देखते हैं। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। आराम बाग में दफनाया गया। फिर इनकी इच्छा अनुसार फिर काबुल में दफनाया गया। पहले आराम बाग में दफनाया गया था, उसके बाद में इनको काबुल में दफनाया गया और काबुल में ही इनकी छतरी बनी हुई है। काबुल में बाबर की छतरी बनी हुई है। अब देखते हैं बाबर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। जैसे बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी लिखी और उस आत्मकथा का फारसी भाषा में अनुवाद है वो अब्दुल रहीम खान ने बाबरनामा के रूप में किया था। बाबर की आत्मकथा जिसका नाम था तुजुक-ए-बाबरी, और इस तुजुक-ए-बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान। किस नाम से किया था? बाबरनामा में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में बाबर ने मुबैयान नामक पद्य शैली की रचना की थी। बाबर ने मुबैयान नामक पद्य शैली की रचना की। ये था दोस्तों बाबर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। इसके अलावा और कोई भी ऐसी जानकारी नहीं है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। ठीक है दोस्तों, बाबर का जो उत्तराधिकारी था वो था हुमायूं। बाबर का उत्तराधिकारी बाबर का पुत्र हुआ हुमायूं, जो कि आगे चलकर शासक बनेगा। हुमायूं से संबंधित वीडियो है वो अगले पार्ट में लेकर आएंगे। ठीक है दोस्तों, एक बार दोबारा देखते हैं बाबर के बारे में। बाबर का अंतिम युद्ध हुआ वो घाघरा का युद्ध हुआ था और उनकी मृत्यु है वो 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में हुई थी। प्रारंभ में इनको आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, लेकिन इनकी इच्छा अनुसार फिर इनके शव को काबुल में दफनाया गया और काबुल में ही इनकी छतरी बनी हुई है। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी लिखी, जिसका फारसी भाषा में अनुवाद है वो अब्दुल रहीम खान ने बाबरनामा के रूप में किया था। बाबर ने एक पद्य शैली मुबैयान की रचना की थी और बाबर का उत्तराधिकारी है वो हुआ था हुमायूं, हुमायूं के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।